हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा कैसे हो सब लोग? और घूम लिए? क्यों भाई, घुमाए? ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखो चैप्टर चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 तक आपको मिल चुके होंगे। 5th लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चंस को डिस्कस किया था रिगार्डिंग टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले पीछे का रिवाइज करा देती हूँ कि एग्जैक्टली हम जो हमने पीछे पढ़ा था, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमोरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो रिवीजन करके आते नहीं हो। आई नो वेरी वेल, ऐसे उठ के आ जाते हो, पता नहीं पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो गया नहीं। तो पहले आज टुडेज गोल देख लेते हैं। टुडेज गोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट होने वाला है बेटा? गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं आपसे, अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं, गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? चलो गैमेटोजेनेसिस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पीछे का रिवाइज करने वाले थे। बच्चे कहेंगे मैम अपनी बात बोल के पूरा भी नहीं करती हैं। तो चलिए पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, फैटी टिश्यू होते हैं, यानी एडिपोज टिश्यू का वहाँ डिपोजिशन रहता है, प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट है, और क्या होता है, हेयर्स की ग्रोथ होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था लेविया मेजोरा। देन हमने डिस्कस किया था लेविया माइनोरा। लेविया मेजोरा टिश्यू का फोल्ड है, क्लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जहाँ पर हेयर्स की ग्रोथ होती है। उसके बाद में लेविया माइनोरा लेविया मेजोरा के जस्ट इनसाइड होता है, दिस इज ऑल्सो फोल्ड ऑफ टिश्यू। और उसके बाद हमने बात की थी क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस की अगर हम बात करें तो इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा के दोनों लेविया माइनोरा के जंक्शन पर क्या मिलता है बेटा? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। उसके बाद हमने बात की थी हाइमेन की। किसकी बात की थी भाई? हाइमेन की हमने बात करी थी। हाइमेन क्या है? पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन है, जो वजाइनल ओपनिंग को क्या करके रखती है? कवर्ड करके रखती है पार्शियली। और फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाइमेन का प्रेजेंट होना या ना होना कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी के लिए, क्योंकि जो वुमेन्स किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं या टैम्पन्स वगैरह यूज़ करती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू मेंटेन द हाइजीन, तो वहाँ पर बेटा उनमें क्या हो जाती है? हाइमेन ब्रेक हो जाती है। दैट इज वाई वी कांट से दैट परसिस्टेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ओके, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने बात की थी मेमोरी ग्लैंड की। किसकी बात की थी बेटा? मेमोरी ग्लैंड की। उसके बाद हमने बात की थी मेमोरी ग्लैंड की। अगर मैं मेमोरी ग्लैंड की आपसे बात करूं तो देखो क्या पढ़ा था हमने, याद करो, चलो सोचो जल्दी से, रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आपसे बात करूं मेमोरी ग्लैंड की, तो मेमोरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि ये लाई करती है पैक्टोरिस मसल्स के ऊपर। उसमें हमने बोला था कुछ फैटी टिश्यू होते हैं, फैट स्टोर रहता है। उसके बाद हमने बात की थी कि हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब्स क्या होते हैं? मेमोरी के लोब प्रेजेंट होते हैं। उसमें से कितने? 15 to 20 मेमोरी लोब होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था 15 to 20 मेमोरी लोब। उसके बाद बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि हर एक लोब में, ईच लोब, हर एक लोब में क्या होगा बेटा? ईच लोब हैज़ क्या? बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब हैज़ ग्रेप्स ऑफ, यानी क्लस्टर ऑफ लोब्यूल्स, यानी एल्वियोलाई का क्लस्टर होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो याद करो, ये जैसे कोई एक क्या हो गया? लोब हो गया। उसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनको बेटा हम क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स को एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। यहाँ पर क्या होती है? मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जो मिल्क को सीक्रेट करती हैं। मिल्क सीक्रेट होके कहाँ आता है? ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में, ठीक है। उसके बाद में मिल्क कलेक्टिंग डक्ट होंगी, जो मिल्क को लेके आएंगी। पहले एम्पुला होता है, यानी मेमोरी एम्पुला, और फिर वो ओपन होती है आकर के कहाँ? लैक्टिफेरस डक्ट में, जिससे बेबी क्या करता है? मिल्क को सक करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था मेमोरी ग्लैंड पर एक पिगमेंटेड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एरियोला। बहुत ही सेंसिटिव रीजन होता है। मैंने आपको ये भी बताया था
कि जब बच्चा पैदा होता है और मदर को अगर यानी मदर को मिल्क नहीं आ रहा है तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर एडवाइस करती है यानी जो भी है कि वो कहते हैं कि बेबी को मिल्क फीडिंग कराओ, चाहे मिल्क आए या ना आए बेबी के लिए, लेकिन फीडिंग कराओ। रीज़न है क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है एरियोला, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर्स हैं, जब बेबी मिल्क को क्या करता है, सक करता है, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि हाँ बेबी मिल्क सक कर रहा है, और जिसकी वजह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और मिल्क का सीक्रेशन होता है। फिर उन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं टुडेज गोल की तरफ। टुडेज गोल गैमेटोजेनेसिस। क्या है बेटा? गैमेटोजेनेसिस। ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं, याद करो जब पहला लेक्चर लिया था तो हमने डिस्कस किया था गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। आई कैन राइट इट, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। बताओ इतना क्लियर है सभी को? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, अगर टर्म दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या टर्म दे रखा है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मतलब क्या हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस? यस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोल दिया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ सभी को। अब हम डिस्कस करते हैं गैमेटोजेनेसिस को डिटेल में। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं, अगर गैमेटोजेनेसिस की बात हो रही है तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं oogenesis, अगर आपको टर्म दे दिया जाए, हम डिस्कस करेंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ oogenesis, क्या बोल दिया जाए? oogenesis। तो oogenesis बेटा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी एग का फॉर्मेशन फीमेल के अंदर इज कॉल्ड oogenesis। बोलो क्लियर है? इतना सभी को समझ आ रहा है बेटा? समझ आना चाहिए, रिवाइज करके बैठे होगे आई होप। चलो अब आगे चलते हैं। प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, वैसे तो डिटेल्ड में स्पर्म की स्ट्रक्चर हम पूरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक क्यूट सा डायग्राम आपके लिए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि ये टेल है स्पर्म की, ये क्या है बेटा? बीच में मिडिल पोर्शन है जहाँ पर क्या बना है, तो यहाँ पे देखो हार्ट बना दिया। एग्जैक्टली ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हेड है स्पर्म का, क्या है बेटा? हेड। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहती है स्पर्म की। अब इसी स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, तो देखो ध्यान से। चलो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला गया है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी बताया स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है बेटा स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी से। इट बिगिन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू टिल डेथ। यानी ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है मेल्स में स्टार्ट होगी प्यूबर्टी से, और कब तक चलती है बेटा? लास्ट में डेथ तक चलती है, यानी ऑलवेज चलती रहती है। फिर ऐसा नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में प्यूबर्टी से लेके लास्ट तक यानी एंड तक चलता रहता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में एक पर्टिकुलर एज पर आकर के oogenesis बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एग का फॉर्मेशन फीमेल में एक पर्टिकुलर एज पर आकर के oogenesis क्या हो जाती है, यानी एग का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी ओवरी जो है एग से खाली हो जाती है। क्या होगा? 45 to 50 की एज पर जब वुमेन पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है? अट्रेसिया हो जाता है, डीजनरेशन ऑफ एग हो जाता है, पूरी ओवरी एग से खाली हो जाती है और क्या हो जाएगा? oogenesis स्टॉप हो जाएगी, एग का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा। बताओ इतना क्लियर है? लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मेल की, किसकी बात करूं? मेल की, तो ये प्यूबर्टी से लेके डेथ तक चलती है ये प्रोसेस। स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी से डेथ तक होता है। नेक्स्ट आपको एक लाइन दी गई है, बहुत ध्यान से समझना, बच्चों के लिए स्पेशली है बेटा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, तो सुनो ध्यान से। इन ह्यूमन, क्लियरली लिखा है ह्यूमन में दिस प्रोसेस टेक 65 to 75 डेज। ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस होने में 65 to 75 डेज लग जाते। दैट मीन स्पर्म के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? 65 to 75 डेज का टाइम लगता है। तो बेटा क्या है? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। स्पर्म क्या है? एक लाइफ जनरेटिंग सेल है। क्या है? एक लाइफ जनरेटिंग, लाइफ फॉर्मिंग सेल है। स्पर्म एग आएंगे, मिल के फ्यूज होंगे और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होकर के
किसी जायगोट का यानी एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट से पूरा बेबी बनेगा, यानी एक लाइफ को जनरेट कर रहा है स्पर्म। इसीलिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और स्पर्म को बनने में कितना टाइम लगता है? 65 to 75 डेज का टाइम लगता है। इसीलिए जितना कम स्पर्म का लॉस होगा उतना ही तुम अपनी बॉडी की एनर्जी को सेव कर सकते हो और उसको दूसरे डायरेक्शन में लगा सकते हो। जितना कम स्पर्म का लॉस होगा उतना ही तुम एनर्जी को, जो हमारी बॉडी की एनर्जी है जो स्पर्म के फॉर्मेशन में जा रही थी, अगर रेगुलर स्पर्म का लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्पर्म को फॉर्मेशन होने के लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए। इसीलिए स्पर्म लॉस को रोकने के लिए रोक करके अपनी जो एनर्जी है उसको तुम ब्रेन के डेवलपमेंट में, अपनी बॉडी के डेवलपमेंट में बेटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा सकते हो। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया, स्पर्म क्या है? एक लाइफ जनरेटिंग सेल है। बताओ, इतना क्लियर है? अब हम दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम ये पहले से ही लाइन क्यों खींच रखी है? तो बेटा लेट मी टेल यू, पहले ही आपका लेक्चर एक बार रिकॉर्ड हो चुका था, बट वो लेक्चर लैग कर रहा था, बफर हो रहा था, उसमें आपके लाइक था नहीं। दैट इज़ वाई आपको शायद कल की क्लास भी नहीं मिली होगी, क्योंकि टेक्निकल इश्यू था। तो इसी वजह से आज ये लेक्चर तुम्हारे लिए दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। चलो ध्यान से देखो, अगर अपना ध्यान हटाया तो कटाई होनी है तुम्हारी सबकी, कैमरे में से निकल के कटाई होनी है। देखो, एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, डिफरेंस फाइंड आउट करना, एनसीईआरटी ने भी यूज किया है। दूसरा टर्म है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दिया स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवरऑल स्पर्म का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होगा? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। किसका फॉर्मेशन है बेटा? स्पर्मेटिड्स का, स्पर्म का नहीं है अभी। किसका है? स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। किससे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया से, यानी किससे? मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके बाद एक और टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे अपने डेफिनेशंस को, टर्मिनोलॉजी को सही करना। What is spermiogenesis? It is the differentiation of spermatids, यानी spermatids का कन्वर्ट हो जाना स्पर्म में, that is called spermiogenesis। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। अगर डाउट है तो अब हम चार्ट के थ्रू देखेंगे, तब सारे डाउट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा पॉज लो अगर समझ नहीं आया है, पहले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, तब हम दोबारा से आके ये डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। समझते हैं किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है मेल जर्म सेल से। तो देखो, सबसे पहले क्या है, मैंने आपको जब टेस्टिस पढ़ाया था, टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताए थे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मैंने आपको क्रॉस सेक्शन काट के जब डायग्राम बनाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कुछ सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, याद करो बोला था। फिर मैंने बोला था सर्टोली सेल्स के साथ में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, यानी मेल जर्म सेल्स होते हैं। अच्छे से अगर लेक्चर रिवाइज करके बैठे होगे ना तभी समझ आएगा, नहीं तो जाओ किताब बंद कर दो, लेक्चर को जाके पहले पढ़ो और तब दोबारा आके देखना, ठीक है? ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं। तो मैंने बोला था कि वहाँ पे क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या मिलता है, देखो याद करो, कुछ इस तरीके से बनाया था, ये वाला डायग्राम याद है? ये क्या था? सर्टोली सेल। मैं रिकॉल करा रही हूँ बेटा ताकि चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट कर पाओ, समझ में आए। ताकि दूसरा क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। और उनका दूसरा नाम क्या था? मेल जर्म सेल। क्या था बेटा? मेल जर्म सेल। याद है? कुछ कुछ याद आया? अब इस हमें यहाँ पर मेंशन करना है स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, क्या बोलती हूँ मैं एग्जैक्टली। हमारे पास ये स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है हमारे पास? ये स्पर्मेटोगोनिया है, देखना ध्यान से। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है? पहले बेटा ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, यॉर्क सेल से निकल के स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है? स्पर्मेटोगोनिया है, यानी क्या है और एग्जैक्टली इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेल जर्म सेल्स, ठीक है? मेल जर्म सेल्स हैं। अब क्या होगा स्पर्मेटोगोनिया का? देखो, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, टाइम जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाएगा, लिख देती हूँ मैं क्लियरली, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द
टाइम ऑफ प्यूबर्टी। देखना एग्जैक्टली क्या था, मेल जर्म सेल्स थी, ठीक है, जिन्हें हमने स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया। पहले उनमें क्या हो रहा था, पहले उनमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा, माइटोटिक डिवीजन। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है बेटा, 2n यानी डिप्लॉयड है। क्या है बेटा, डिप्लॉयड। ऑलरेडी डिप्लॉयड का क्या मतलब है पता होगा सभी को। डिप्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो मतलब कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। 46 मतलब क्या हो गया, 22 तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बताओ मुझे, 22 पेयर्स क्या हो गए, ऑटोजोम्स, और 1 पेयर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स हो गए। पेयर में बात करें तो यानी 46 क्रोमोसोम है एग्जैक्टली। अब मैंने क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया का प्यूबर्टी से पहले की बात कर रहे हैं, क्या होता रहता है एग्जैक्टली, स्पर्म यानी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस। तो यहाँ पर क्या होती है एग्जैक्टली, माइटोसिस होती है। देखना आई एम चेंजिंग द कलर हेयर, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस होके बताओ, जब माइटोसिस हो रही है तो एक सेल से कितनी सेल बनती है, याद करो, कभी 11th में सेल डिवीजन पढ़ा होगा, 2 से 4। और माइटोसिस होती है तो मान लो ये 2n है, तो यहाँ पर भी ये सब क्या रहेंगे, 2n। क्या रहेंगे बेटा, 2n, यानी इनका जो नंबर है, डिप्लॉयड है तो सेल डिप्लॉयड ही रहती हैं। ऐसा नहीं है रिडक्शन हो जाएगा 2n से n बन जाएगा, वो किस में होता है, मियोसिस में। तो ठीक है 2n है तो 2n ही रहेंगे। माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस से क्या होगा, इस तरीके से 2n सेल बनती रहेंगी, यानी इनका माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा। और 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल्स क्या होती रहेंगी बेटा, बढ़ती रहेंगी। नंबर इनका बढ़ता रहेगा। क्या होगा, नंबर इनका बढ़ता रहेगा। अगर मैं बात करूं तो आगे और इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन चलता रहेगा और सेल्स बनती रहेंगी। तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर इनका नंबर इंक्रीज होता गया। अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा, ध्यान देखना, ये माइटोसिस होके जो सेल्स बनी उनको बेटा हम उनमें से क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो माइटोटिक होके, माइटोसिस डिवीजन होके जो बन रही है ना सेल्स, इनको ही हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बोलो इतना क्लियर है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर इनका नंबर बढ़ता गया, क्या बोल दिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी भी ये क्या है, डिप्लॉयड। क्या है बेटा, ये डिप्लॉयड, क्योंकि क्या हुआ था इनमें, माइटोटिक डिवीजन। क्या हुआ था बेटा, माइटोटिक डिवीजन। अब सुनना ध्यान से, अब टाइम आया प्यूबर्टी का। किसका टाइम आ गया बेटा, प्यूबर्टी का। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जैसे ही टाइम आया तो क्या हुआ, प्यूबर्टी के टाइम पर आपके हाइपोथैलेमस ने, कभी पढ़ा था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया बेटा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज किए, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। किस पर बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके एक्ट करते हैं। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट करवाएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। अब अगर तुमने ये कहा ना मैम LH क्या होता है, FSH क्या होता है, तो तुम्हारी कटाई होगी, क्योंकि ये 11th का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर है, वहाँ आपको पढ़ के आना था कि हाइपोथैलेमस क्या है। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ, ब्रेन में ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, जो रिलीज करती है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेंगे और वहाँ से क्या रिलीज कराएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड, बोलो अब नहीं पता मैम, है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। क्या रिलीज कराएंगे, FSH। ये कब हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पर। और ये LH एंड FSH अब क्या कराएंगे बेटा, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन। क्या कराएंगे बेटा, मियोटिक डिवीजन। तो सुनो ध्यान से, क्या होगा एग्जैक्टली, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस। क्या हो जाएगी बेटा, मियोसिस। क्या होगी यहाँ पर, बोलो, मियोसिस 1। क्या होगी, मियोसिस 1। अच्छा एक चीज और तुम्हें समझा दूं, क्या होता है एग्जैक्टली, यहाँ सुनना ध्यान से, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा।
किसी चीज़ में मियोसिस होनी है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये सेल और इसका मियोटिक डिवीजन होके एन और एन डॉटेड सेल बननी है, तो क्या होगा, इसका साइज बड़ा होना चाहिए, तभी तो जाके इक्वेशनल डिवीजन होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम तक एग्जैक्टली क्या होता रहता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनका साइज बढ़ जाता है बेटा, क्या हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, इनका इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए अब देखो मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने पहले क्यों साइज इंक्रीज करके नहीं बनाया था, वरना आपको समझ नहीं आता। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक उठाई, ये सभी स्पर्मेटोगोनिया थे, माइटोसिस डिवीजन कर रहे थे और बहुत सारे नंबर हो गए थे, इनका अब क्या होगा, साइज इंक्रीज होके ये क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये साइज इंक्रीज हो गया। अब इनका क्या होना है बेटा, मियोसिस 1, क्या होगी, मियोसिस 1, किसकी वजह से, हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे LH एंड FSH। अब मियोसिस 1 होने पे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन है, कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, लिख देते हैं रिडक्शन है। तो यहाँ पर ये दो एक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताओ मुझे, 2 सेल्स में। कितनी सेल्स में बेटा, 2 सेल्स में क्या हो गए वो, N और N। अभी तक डिप्लॉइड था, अब कैसी हो गई बताओ मुझे, हैप्लॉइड। ये क्या थी, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ डिप्लॉइड, अब ये कैसी हो गई बेटा, हैप्लॉइड। कैसी हो गई, हैप्लॉइड। यानी अब इनमें क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो गया। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर क्या रहेंगे, 23 क्रोमोसोम, वहाँ 46 थे, अब यहाँ कितने रह जाएंगे, 23। बताओ इतना क्लियर है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब मियोसिस 1 होके ये हैप्लॉइड सेल बनी, इनको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बोलो इतना क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, ये क्या हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर इनमें बेटा मियोसिस 2 होगी। क्या होगी इनमें फर्दर, मियोसिस 2। तो यहाँ पर देखो क्या होगी, मियोसिस 2, चलो ऐसे करके लिखते हैं, क्या होगी, मियोसिस 2। क्या होगी बेटा, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 होके इनकी फर्दर 2 सेल बनेंगी, तो एक एन ये बन गई और एक एन ये बन गई, यहाँ पर एक एन और एक एन ये बन गई। यानी बोलो क्लियर है इतना, दोनों सेल्स की क्या हुई, मियोटिक डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, 1 से 2 और क्रोमोसोम नंबर क्या रहा, हाफ रहा इनका। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो मियोसिस 2 के बाद में जो बनी ये सेल, इनको बेटा हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। बोलो क्लियर है इतना सभी को, क्या बोल दिया इनको हमने, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है। क्या है, ये भी हैप्लॉइड है। बोलो क्लियर है इतना। अब सुनो ध्यान से, क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हाँ देखो इनमें भी क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23। मियोसिस 2 में याद करो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, घट के, यानी 46 से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, और फिर वो हैप्लॉइड ही रहता है, 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन गए। अब क्या होगा, सर्टोली सेल्स, लेट मी चेंज द कलर, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स बेटा रिलीज करती हैं क्या, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या रिलीज करती है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, वो फैक्टर जो स्पर्म को क्या करता है, मैच्योर। इसीलिए क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड्स थे ये बेटा मैच्योर होके, क्या होके, मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेट मी ड्रॉ इट, ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में। किस में, स्पर्म। अब बताओ स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन। बताओ समझ आ रहा है सभी को, क्या बन गए, स्पर्म बन गए। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये जो स्ट्रक्चर बनी ये क्या बन गए, स्पर्मेटिड से क्या बन गए बेटा, बताओ मुझे, स्पर्म्स। क्या बन गए, स्पर्म्स। बोलो क्लियर है इतना, सबको क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखो, बोला था स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस बोला था, वापस आएंगे। क्या बोला था, डिफरेंशिएशन है स्पर्मेटिड का स्पर्म में। तो देखो स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म बना। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूं, क्या बोल दूं बताओ, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोल दिया मैंने, स्पर्मियोजेनेसिस। बोलो इतना क्लियर है।
ठीक है। और जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बने थे वो पूरा प्रोसेस क्या है बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या है वो पूरा प्रोसेस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। बोलो क्लियर है इतना सभी को? आई होप स्पर्म का फॉर्मेशन समझ आया होगा। एक बार फिर से देखो क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। मैंने क्या बोला, मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया हैं, उनमें पहले माइटोसिस डिवीजन होगा, उनका नंबर बढ़ता रहता है। अब क्या होगा, जैसे प्यूबर्टी का टाइम आएगा तो ये नंबर बढ़ रहा था, इनमें से इनका साइज ग्रो होगा और क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी, पहले डिप्लॉयड थी यानी रिडक्शन डिवीजन होगा और क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये हैप्लॉयड हो गए तो यहाँ पर इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया 23, यहाँ पर कितना था बेटा 46। ठीक है। अब क्या होगा इनका फर्दर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फर्दर मियोसिस होगी, मियोसिस 2 होगी, रिडक्शन डिवीजन होके क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स का क्या होगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की वजह से डिफरेंशिएशन होगा, लॉन्गेस्ट फेज होती है सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ये, और क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स। क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स। बताओ इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? कैसे हुआ मियोसिस डिवीजन, टाइम प्यूबर्टी के टाइम पर हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए थे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो जाके पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहां से क्या निकलता है, LH एंड FSH। FSH जाके एक्ट करता है, तब ये पूरा प्रोसेस चलता है। बोलो क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को समझ आया पूरा? हाँ भाई, आई होप बेटा क्लियर होगा सभी को। अब देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम होके आ जाते हैं। क्वेश्चंस में आपको बताती हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, कि 100 स्पर्म के लिए, क्वेश्चन है 100 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना, 100 स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको बताना है फर्स्ट कि कितने उसमें क्या होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने होंगे बताओ मुझे, स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर बताना है मुझे, बताओ कितना होगा, सोचो खुद से बेटा, दिमाग लगाओ। इतना देखो मैंने क्या बोला था, पीछे से इसको करेक्ट करो। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक है, एक से कितने स्पर्मेटिड, 4, 4 से कितने, 4 स्पर्म, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, 4। तो अब यहाँ पूछ रहा है वो आपसे कि 100 स्पर्म कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे, सोचो बताओ मुझे, नहीं पता। यस 25, कितने से बनेंगे बेटा, 25 से। एक से 4 स्पर्म बन रहे हैं, तो 100 स्पर्म बनाने के लिए हमें कितने स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए, डिवाइड कर दो, 4 से 100 को कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपसे पूछ ले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने चाहिए बताओ मुझे, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए। तो देखो एक से कितने बन रहे थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2, तो 100 के लिए कितना चाहिए होगा 50, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 50। अगर आपसे पूछे स्पर्मेटिड्स कितने चाहिए बेटा, 2, हैं, एक से कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, कितने स्पर्मेटिड, 4, कितने स्पर्म 4, तो 100 बनाने के लिए कितने चाहिए, डिवाइड नहीं करना, एक से 4 बन रहे हैं तो 100 स्पर्म बनाने के लिए 100 ही स्पर्मेटिड्स चाहिए, कितने चाहिए 100। ठीक है। एक से कितने स्पर्मेटिड, 4, तो 100 बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, एक से 4 स्पर्म बन रहे हैं, 100 स्पर्म बनाने तो 100 ही तो स्पर्मेटिड्स चाहिए हमें। ठीक है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब क्या दे रखा है डेफिनेशन में, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का, बड़ा सिंपल सा है, स्पर्म और ओवा का, प्राइमरी और सेक्स ऑर्गन से। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी। क्या बोला है, गैमेटोजेनेसिस मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और फीमेल में इसको क्या बोलते हैं बेटा, oogenesis। क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, यहाँ एनसीईआरटी में चार्ट दिया है कुछ इस तरीके से। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का हमें देखना है। सबसे पहले प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ था बताओ मुझे, माइटोसिस, याद करो माइटोसिस ही बताया था। माइटोसिस हुआ, क्या बनते माइटोसिस करके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यस,
अब क्या बनेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोसिस होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद सेकेंड मियोसिस होगी तो स्पर्मेटिड कितने 4, और उसका डिफरेंशिएशन होकर 4 क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म क्या बन जाते हैं, स्पर्म। बोलो क्लियर है। पहले 46 थे, फिर 23 और 23 हैप्लॉइड हो गए। बोलो क्लियर है सभी को। अब देखते हैं नेक्स्ट हम, ये वही चार्ट है बेटा जो मैंने आपको बनवाया है। अब देखो लिखा क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल साइज हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। वही चीज है कि 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद में, याद करो इस तरीके की मैंने सर्टोली सेल्स बनाई थी आपके लिए, उनमें क्या होता है, स्पर्म का हेड धंस जाता है, स्पर्म जाके उनमें अपने हेड को क्या कर लेता है, एम्बेडेड कर लेता है। यानी आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है और उनसे क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अगर याद हो तो देखो मैंने बनाया था क्या, ये किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स का इस तरीके से डायग्राम बनाया था, याद करो। तो इनके यहाँ पर जाके स्पर्म का हेड एम्बेडेड हो जाता है और जब ये रिलीज होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मिएशन। ये याद रखना है, ठीक है, कि जब स्पर्म रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन। क्लियर है सभी को। तो आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। आज की क्लास को बेटा हम यही एंड करते हैं। बाकी का जो आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है और उसके बाद में oogenesis है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।